भारत शिक्षा के क्षेत्र में पुरातन काल से ही अग्रणी रहा है। एक समय ऐसा भी था जब भारत की शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण विश्व में विख्यात थी। इस शिक्षा व्यवस्था का एक स्तंभ था नालंदा विश्वविद्यालय। आज हम जानेंगे इस ज्ञान के केंद्र के इतिहास के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे यह अपार ज्ञान का सागर एक सनकी के सनक के भेंट चढ़ गया। नालंदा विश्वविद्यालय का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के सबसे बड़े और पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यह बिहार में स्थित है। नालंदा संस्कृत शब्द नालम धन दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है, अतः नालंदा का अर्थ है ज्ञान देने वाली। महाराज शक्रादित्य ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। संभवतः गुप्त वंशीय सम्राट कुमार गुप्त ने इस जगह को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। विद्यार्थियों का प्रवेश नालंदा विश्वविद्यालय में काफी कठिनाई से होता था, क्योंकि केवल उच्च कोटि के विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। नालंदा 7वीं शताब्दी में तथा उसके पश्चात कई सौ वर्षों तक एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। यहाँ अध्ययन के लिए चीन के अतिरिक्त चंपा, कंबोज, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मदेश, तिब्बत, लंका और ईरान आदि देशों के विद्यार्थी आते थे और विद्यालय में प्रवेश पाकर अपने को धन्य मानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाएं निःशुल्क थी। यहाँ बुद्ध धर्म शिक्षा के साथ साथ गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र, औषधि और व्याकरण जैसे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ तक कि उपनिषदों की कुछ असली प्रतियां भी यहाँ मौजूद मानी जाती थी। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का व्यय चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों की आय प्राप्त होती थी। जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में नालंदा के हस्तियान नामक सुंदर उद्यान का वर्णन है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। कहीं कहीं इस पुस्तकालय का नाम धर्मगुंज भी पाया जाता है। इस पुस्तकालय में 3 भवन थे, जिनका नाम था रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। इनके भवनों की ऊंचाई का वर्णन करते हुए वेनसांग ने लिखा है कि इनकी 7 मंजिली अटारियों के शिखर बादलों से भी अधिक ऊंचे थे और इन पर प्रातः काल की हिम जम जाया करती थी। इनके झरोखों में से सूर्य का सतरंगा प्रकाश अंदर आकर वातावरण को सुंदर एवं आकर्षक बनाता था। इन पुस्तकालयों में सहस्त्रों हस्तलिखित ग्रंथ थे। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि नालंदा पर एक नहीं 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे दोबारा बना लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय मिहिर कुल के नेतृत्व में हुणों ने किया था, लेकिन स्कंदगुप्त के वंशजों ने न सिर्फ नालंदा को दोबारा बनाया, बल्कि इसे पहले से भी बड़ा और मजबूत बनाया। नालंदा पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में बंगाल के गौदास राजवंश के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद राजा हर्षवर्धन ने इसे दोबारा बनवाया। नालंदा पर तीसरा आक्रमण किया था 1199 में तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी को कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार न हुआ। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र इलाज कर सकते हैं, एक बार उनसे इलाज करवा कर देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज करवाना मंजूर नहीं था, मगर जब उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसने सोचा कि एक बार राहुल श्रीभद्र को बुलाकर देख लेना चाहिए। राहुल श्रीभद्र जब बख्तियार खिलजी का उपचार करने पहुंचे तो खिलजी ने उनके सामने यह शर्त रखी कि वो उनकी दी गई किसी भी दवा का सेवन नहीं करेगा। वह राहुल श्रीभद्र को चुनौती देना चाहता था और हिंदू को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था।
इसके बावजूद राहुल श्रीभद्र ने उसको विश्वास दिलाया कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्होंने खिलजी को कुरान दिया और उन्होंने कहा कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़िएगा। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे बख्तियार खिलजी की सेहत में सुधार होने लगता है। राहुल श्रीभद्र ने कुरान में एक ऐसी दवाई लगाई थी जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी, जिसके कारण वह पूर्ण तौर पर सही हो गया। जब खिलजी को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा असुरक्षा और उत्कंठा की भावना आ जाती है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी भावना से खिलजी यह निर्णय लेता है कि वह ज्ञान के इस स्रोत को ही समाप्त कर देगा। हजारों की संख्या में रह रहे निहत्थे विद्यार्थियों और शिक्षकों की हत्या कर दी गई, जिसमें से कईयों को तो जिंदा ही जला दिया गया। नालंदा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का स्रोत थे नालंदा के परिसर में स्थित पुस्तकालय। कहा जाता है कि इसमें 90 लाख पुस्तकों का संग्रह था। पुस्तकालय में आग लगा दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय में रखी पुस्तकों को जलने में 3 महीने लग जाते हैं। यह मात्र एक विश्वविद्यालय पर ही नहीं बल्कि एक सभ्यता पर आक्रमण था। यह आक्रमण इतना गंभीर था कि इसके बाद नालंदा को एक बार फिर से वही रूप देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कुछ बचा था तो बस दीवारों के अवशेष। बख्तियार खिलजी यही नहीं रुका था। नालंदा के बाद उसने बिहार में स्थित विक्रमशिला और ओदांतापुरी नामक विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया। यह मात्र भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की हानि थी। एक व्यक्ति की ईर्ष्या के कारण हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो गया। अब इस ज्ञान संग्रह को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज भी बिहार में इसी बख्तियार खिलजी के नाम पर एक रेलवे स्टेशन का नाम बख्तियारपुर जंक्शन है। क्या ऐसे लोगों के नाम पर सार्वजनिक स्थलों, इमारतों का नाम होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि भारत की पहचान नालंदा जैसे ज्ञान के सागर से है, ना कि एक पागल और सनकी तुर्क खिलजी से। जय हिंद।